नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार का खास कार्यक्रम रूबरू द टॉक शो। दोस्तों, अभी आपको पता है कि बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का। ये उपचुनाव कई मायनों में बहुत खास महत्व रखता है। महत्व इस बात का है कि ये बांकीपुर जो विधानसभा सीट है ये बीजेपी का पारंपरिक सीट कहलाता है। यहाँ से वर्तमान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नितिन नवीन जी, वो 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि ये चुनाव क्यों खास है और क्यों हम इस पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। इसका मुख्य कारण है प्रशांत किशोर। जानकारी के अनुसार और जो प्रदेश अध्यक्ष जनसुराज प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती ने और खुद प्रशांत किशोर ने भी ये ऐलान किया है कि वो ये चुनाव लड़ेंगे, खुद प्रशांत किशोर लड़ेंगे और 13 तारीख को वो नॉमिनेशन भी दायर करने के लिए जा रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस चुनाव में प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो बीजेपी का क्या होगा, और अगर बीजेपी जीत जाती है तो फिर प्रशांत किशोर के भविष्य का क्या होगा, उसकी पार्टी के भविष्य का क्या होगा। इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जीपीएन बिहार के संपादक श्री राहुल झा जी। राहुल जी, आपका इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि अभी हमने कहा, हम इस पर चर्चा करेंगे कि अगर इस चुनाव में उपचुनाव में बीजेपी जीत जाती है तो प्रशांत किशोर के कैरियर का क्या होगा, और अगर कहीं प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो फिर बीजेपी का क्या होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है ये आज के समय में। क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जीपीएन के दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये एक उपचुनाव है और मसला हॉट इसलिए बन जाता है कि जिनके खाली करने से वो सीट खाली हुई है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, इसलिए ये खास होता है। वरना एक आम उपचुनाव था और लोगों की नजर भी इस पे नहीं जाती। अगर प्रशांत जी जीत जाते हैं तो एक विश्लेषक के तौर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है, जो नई व्यवस्था बदली है बिहार में, सत्ता नहीं बदली है, सत्ता के लोग नहीं बदले हैं, सत्ता का केंद्र बदला है। एक नई व्यवस्था बनी और उसके 6 महीने के भीतर ये उपचुनाव है। तो प्रशांत जी या जनसुराज पार्टी इसको इस ढंग से पेश करेगी कि ये एक रेफरेंडम है मुख्यमंत्री के कामकाज पर। और अगर वो जीत जाते हैं, अगर प्रशांत जी जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से ये वर्तमान मुख्यमंत्री के कामकाज पर एक जनमत संग्रह के तरह का हो जाएगा और नए हमले करने के लिए एक नया हथियार मिल जाएगा विपक्ष को। उनके कामकाज पर टिप्पणी करने के लिए का एक नया दौर शुरू होगा और विपक्ष मजबूत होगा। यही प्रभाव पड़ेगा बीजेपी। अभी जो सत्ता का केंद्र बदला है, केंद्र बदले तो अभी अधिक समय हुआ भी नहीं है, 6 महीने भी नहीं हुए हैं अभी इस बात को। तो आपको नहीं लगता कि इससे सत्ता के केंद्र को कोई नुकसान नहीं होने वाला है अगर प्रशांत किशोर जीत भी जाते हैं? और बड़ा सवाल यह है इसके बाद का कि अगर प्रशांत किशोर हार जाते हैं तो फिर प्रशांत किशोर के करियर का क्या होगा। मैं सबसे पहले आपके प्रथम प्रश्न का जवाब दे दूं कि यही एक मजबूती है विपक्ष की कि सत्ता के केंद्र का कुछ नहीं होने वाला है। यही नैरेटिव सेट करके विपक्ष या जनसुराज पार्टी ये दिखलाना चाहती है कि अगर आपने किसी बड़े मुद्दे के लिए, किसी बड़े फलक को दृष्टिकोण में रखते हुए वर्तमान सत्ता पक्ष को मतदान किया था तो उस तरह की व्यवस्थाओं पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। वो मुद्दा चाहे आपके धर्म का हो, आपकी संस्कृति का हो, आपके विकास का हो, इन तरह के मुद्दाओं पर इस उपचुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ना है। और ऐसा लग रहा है कि डे टू डे के गवर्नेंस में सरकार फेल हो रही है, जैसा हम लोगों ने भरत तिवारी के इनकाउंटर में देखा, या अन्य जो रोजमर्रा का सरकारी कार्य जो है जिसको आप गुड गवर्नेंस कह सकते हैं, उसमें सरकार फेल होती दिख रही है। तो इस चुनाव को जनता का जजमेंट माना जाएगा उस पर जो सरकार गुड गवर्नेंस नहीं कर रही है। ये मैसेज उनके पक्ष के जो लोग हैं, सत्ताधारी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, जो सत्ताधारी व्यवस्था के टॉप ऑर्डर्स के लोग हैं, उन तक ये मैसेज जाए कि ये सरकार गुड गवर्नेंस में फेल हो गई है। सिर्फ इतना ही इस चुनाव का नैरेटिव है और इसी चूंकि कुछ बड़ा बदलाव होना नहीं है, इसीलिए जीत की संभावना बढ़ जाती है। अब मैं आता हूं कि आप कहते हैं कि अगर प्रशांत किशोर हार जाते हैं तो प्रशांत किशोर के करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं आपके संपादक होने के साथ जनसुराज का मुख्य प्रवक्ता हूं, तो मैं इसका जवाब आपको 2 तरीके से देना चाहता हूं। बिल्कुल दीजिए। अगर आप मेरी पार्टी लाइन पर देखते हैं तो
भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद जो एक सहज गुस्सा एक खास वर्ग के बीच में फैला है, और दूसरा बीजेपी के विरोध के वोटर्स, दोनों का कॉम्बिनेशन हमारी पार्टी को जिता देने के लिए पर्याप्त है। ये मैं आपको जनसुराज के ऑफिस बेयरर के नाते कह रहा हूं, बिल्कुल जनसुराज के संगठन के पदाधिकारी होने के नाते कह रहा हूं। दूसरा, आपने देखा होगा कि अगले चुनाव में बांकीपुर का वोटिंग प्रतिशत कम रहा था। अगर मैं सही हूं तो शायद वो 42 से ज्यादा नहीं जा पाया। इतना होने के बाद 1.5 लाख के करीब वोटिंग हुई थी, वहां वोटिंग हुई थी, जो कि बिहार के औसत के दृष्टिकोण से कम था। 3,79,000 यहाँ वोटर्स हैं अभी बांकीपुर में। मतलब 2.5 लाख 2.25 लाख वोटर्स घर में रह गए। ये हमारा की पॉइंट है कि 2.25 लाख को विकल्प नहीं मिला, वो घर में बैठ गए। तो आपको क्या उम्मीद लगता है कि इस बार निकलेंगे वो? मुझे लगता है, हमारी पार्टी को लगता है कि चूंकि वहां के वोटर्स औसत बिहार की तुलना में बुद्धिजीवियों की संख्या वहां ज्यादा है, लिटरेट पर्सनों की संख्या वहां ज्यादा है, तो उन्होंने उपलब्ध विकल्प में सर्वोत्तम को नहीं देखते हुए घर में बैठना स्वीकार किया। अब हम सर्वोत्तम देने का प्रयास कर रहे हैं, वो मेरे साथ आएंगे। इसीलिए जनसुराज पार्टी के दृष्टिकोण से मेरा मानना है कि मैं तो जीत ही रहा हूं, मैं तो जीतूंगा ही, और हारने की बात हम लोगों ने सोची नहीं है, और हम लोग हारेंगे भी। अगर आप एक तटस्थ विश्लेषक के दृष्टिकोण से पूछते हैं, मैं आपका संपादक हूं और तटस्थ विश्लेषण भी मेरा कर्तव्य है, अगर आप उस दृष्टिकोण से पूछते हैं तो संभावनाएं चुनाव में होती है, हार भी सकते हैं प्रशांत जी, हार भी सकते हैं। और मेरे हिसाब से ही आपका हेडिंग भी होना चाहिए कि हार में कैसे जीत छिपी हुई है। आप अपने टॉक शो का ये हेडिंग बनाए, अगर वो हार जाते हैं और विपक्ष के जो अन्य उम्मीदवार खड़े हैं, जो बीजेपी के विरोधी मतों के आधार पर जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, अगर वो मत इनको मिल जाता है उसमें से सर्वाधिक, तो ये माना जाएगा कि बिहार की जनता ने सत्तारूढ़ व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जिस चेहरे को पसंद किया है वो प्रशांत किशोर है, और वहां से फिर व्यवस्था बनने के लिए सत्ता की चाबी तक का ही सफर तय करना बच जाता है। पिछले चुनाव में लगभग 50,000 से अधिक वोट से जीते थे नितिन नवीन जी। 44,000 के लगभग में रेखा कुमारी को वोट मिला था, जो आरजेडी की उम्मीदवार थी, और लगभग 99,000 के करीब करीब में नितिन जी को मिला था। जनसुराज तीसरे नंबर पर थी, जिसको कि 7717 वोट मिले थे। अब आपके अनुसार जो बुद्धिजीवी घर में बैठे रह गए, उन्होंने वोट नहीं डाला, इस बार भी अगर वो वोट नहीं डाले तो ये भी माना जा सकता है कि वो भी प्रशांत किशोर को पसंद नहीं करते हैं आपके अनुसार? निश्चित रूप से एक तटस्थ विश्लेषक के दृष्टिकोण से है ना, अगर वोटिंग परसेंटेज वहां नहीं बढ़ता है और उसके बाद हम हार जाते हैं, है ना, तो निश्चित रूप से ये उठेगा सवाल उठेगा। और अगर मेरा फिर वही सवाल है कि अगर प्रशांत किशोर हार जाते हैं, तीसरे नंबर पर ही प्रशांत किशोर रहते हैं, तो उनके करियर का क्या होगा? जो इतना पूरे बिहार में उन्होंने पैदल यात्रा की, इतना बड़ा अभियान चलाया पूरे बिहार में, पूरे देश में उनकी चर्चा है, और वो खुद चुनाव अगर हार जाते हैं, उपचुनाव, तो उनके करियर का क्या होगा? पिछले बार मेरे 1.5 करोड़ मेंबर होने के बाद, अगर आप जनसुराज का दृष्टिकोण पूछते हैं, तो 1.5 करोड़ मेंबर होने के बाद भी वोट नहीं मिला। तो वो एक नैरेटिव सेट हुआ था कि इसको वोट देने से वो जीत जाएगा या उसको वोट देने से वो जीत जाएगा। एक डर का माहौल, उसी डर के माहौल को तोड़ने की ये कोशिश है। वहां हम जा रहे हैं ये कहने की इस बार तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, कोई सत्ता बदलने नहीं जा रही है, आप व्यवस्था के खिलाफ एक मुखर आवाज को वहां भेजिए, सिर्फ इतना ही कहना है। और ये निश्चित रूप से विश्वास है जनसुराज पार्टी को कि बांकीपुर की जनता इस बात को समझेगी कि व्यवस्था में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होना, लेकिन व्यवस्था में एक मजबूत विपक्ष का रहना अत्याधिक जरूरी है। और आप जैसे बिहार की परिस्थितियों में देख रहे हैं कि विपक्ष करीब करीब संज्ञा शून्य है। कल आरजेडी की स्थापना दिवस था और उनको तेजस्वी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इतने बड़ा अवसर पार्टी का और वो मौजूद नहीं थे, तो करीब करीब विपक्ष शून्य हो चुका है। तो हमने तो अभी बिहार की जनता से यही कहा है कि ठीक है, सत्ता पक्ष जो कर रहे हैं, व्यवस्थाएं सही कर रही हैं या गलत कर रही हैं, विपक्ष की आवाज लोकतंत्र में मायने रखती है, और उसे एक मुखर आवाज को भेजिए और बांकीपुर की जनता इस बात को समझेगी, इतना तय है। और पुनः फिर तटस्थ विश्लेषण पर हम आते हैं कि अगर वो हार जाते हैं, जनसुराज जो कहती है उसमें से कहीं भी ये नहीं कहती है कि हमारा जो ये अभियान है इसके लिए इसका सत्ता में प्राप्ति या इसका चुनाव में बहुत बड़ी सफलता, तात्कालिक सफलता बहुत मायने रखती है। आपने देखा होगा उन्होंने एक आश्रम बनाया, एक आश्रम कल्चर डेवलप हो रहा है, एक लंबे संघर्ष के लिए वो तैयार कर रहे हैं अपने आप को। तो चुनाव हार जाना एक सतत संघर्षशील व्यक्ति के लिए यात्रा का एक पड़ाव हो सकता है, ऐसा जनसुराज का मानना है।
एक अकेला अगर प्रशांत किशोर जीत भी जाए तो विपक्ष में आपको लगता है कि वो आवाज बन पाएंगे? क्योंकि ना तो आरजेडी उनको सपोर्ट करेगी आरजेडी पार्टी, ना ही कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेगी, और अगर सपोर्ट करना होगा तो अभी चुनाव में ही सपोर्ट कर देगी पार्टी। उपचुनाव में ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जो सरकार की पार्टी है वही पार्टी चुनाव जीतती है, और यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है। तो आपको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर को इस चुनाव में रिस्क नहीं लेना चाहिए था? एकदम नहीं लगता है कि दावों के ध्वस्त होने की कोई बात ही नहीं। दावा हमने व्यवस्था परिवर्तन का किया है, और व्यवस्थाएं जनता के बीच में परिवर्तित होती है। दावा हमने किया है कि मैं प्रयास कर रहा हूं, हम लोग, मैं की बात करता हूं तो जनस्वराज पार्टी कह रही है कि मेरी पार्टी प्रयास कर रही है व्यवस्था बदलने की, और व्यवस्थाएं तब बदलेगी जब जनता की मानसिकता बदलेगी। सत्ता परिवर्तन तो उसमें एक छोटा सा लक्ष्य है। तो जनता की मानसिकता बदलने के लिए हमें संघर्ष में उतरना ही होगा। हार जीत तो पीछे की बात है। मैं अगर एक नैरेटिव दूंगा जनता को, एक ऑप्शन दूंगा, तो फिर ना लोग उस पर अपनी टिप्पणी करेंगे, उस पर अपनी राय रखेंगे। हो सकता है कुछ कम लोग सहमत हो, लेकिन हमें एक नैरेटिव तो देना है, एक ऑप्शन तो देना है जनता के बीच में, और वो हम लोग सतत देते रहेंगे। यही चीज प्रशांत किशोर ने कल कहा मीडिया के सामने कि अभी तक के चुनाव में बीजेपी का डर दिखा के आरजेडी का डर दिखा के बीजेपी को वोटिंग हुआ करती थी, और कोई विकल्प नहीं था, और हम अपने आप को विकल्प के तौर पर सामने ला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर प्रशांत किशोर वहां से जीत जाते हैं तो ये वाकई में एक विकल्प बनकर उभरेगा? एक रेफरेंडम तो माना ही जाएगा। बिल्कुल माना जाएगा। ये तो माना ही जाएगा कि प्रशांत जी को रेफरेंस पॉइंट के रूप में सेलेक्ट किया गया है बांकीपुर में। अब आगे फिर सत्ता की बात क्या होती है ये तो फिर आगे के चुनाव में पता चलेगा, लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट तो डेवलप हो जाएगा जिसके इर्द गिर्द नए नैरेटिव सेट होंगे, नई बात होगी, नई व्यवस्था होगी। और लोकतंत्र के सिर्फ एक ही पहलू को लोग देख रहे हैं। जनस्वराज के दृष्टिकोण से मैं आपको कहूं तो लोकतंत्र के एक ही पहलू को लोग देख रहे हैं। लोकतंत्र सिर्फ आपसे वोट ले लेना नहीं है। लोकतंत्र में एक इंग्लिश कहावत है कि एजुकेट द पीपुल, टॉलरेट द पीपुल। दो फंडा होता है। आप जनता को बर्दाश्त भी करना है आपको, ये कहते हुए कि जनता का निर्णय गलत है, ये जानते हुए भी चूंकि वो सर्वोच्च है इसलिए उसको टॉलरेट भी करना है, उसको बर्दाश्त भी करना है, और अपने तरफ से उनको एजुकेट करने का प्रयास भी जारी रखना है। हो सकता है कि जो सर्वोच्च है, जो मालिक है, उसको ये अदा पसंद नहीं आए एजुकेट की, इसलिए मालिक को सलाह दिया जाता है, प्रशिक्षण नहीं होता है। इसलिए आपने वोटर प्रशिक्षण की बात, वोट करने के तरीके का प्रशिक्षण होता है, वोट क्यों करें इसका कोई प्रशिक्षण नहीं होता है। सही बात है। हम अपनी बात रखते हैं, हम उन्हें सलाह देते हैं, मानना या ना मानना उनका काम है, क्योंकि सर्वोच्च नियामक शक्ति लोकतंत्र में जनता है। तो हम लोग इसी प्रयास में लगे हुए हैं जो उनको शिक्षित किया जाए, और अगर मैं इस शब्द का उपयोग न करूं मालिक के लिए, तो उनको सावधान किया जाए, और बर्दाश्त तो उनको करना ही है, क्योंकि उन्हीं के अंदर हम लोगों को, जनता के ही अंदर काम करना। दोस्तों, अब बात यह है कि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। आपको पता है कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं। इस चुनाव में प्रशांत किशोर को ये पता लगेगा कि रणनीति बनाना और रण में उतरना दोनों में कितना अंतर है। अब प्रशांत किशोर जीतेंगे या हारेंगे, बीजेपी जीतेगी या हारेगी, ये तो समय बताएगा, और इसका परिणाम किसके ऊपर क्या आएगा, अच्छा या बुरा, ये भी समय बताएगा। वीडियो देखते रहिए और ये बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए चर्चा के साथ। थैंक यू वेरी मच। झा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।